जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, मैं आर्यन चिंपा एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रक्षाबंधन के पावन त्यौहार पर सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाई और बहनों का ये जो प्रेम और स्नेह है वो हमेशा बना रहे। इससे पहले अपने अध्ययन की बात करें तो वर्ण विचार का जो अपना टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। वर्ण विचार के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज अपने सेकंड जो चैप्टर है, सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो अपना शब्द विचार रहेगा। वर्ण विचार के बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है वो अपना शब्द विचार रहता है। और आज अपने उस शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे कि शब्द विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार को कितने भागों में बांटा गया है, शब्द विचार के कुल अंक कितने हैं। वो जितने अंग है अपना जो सिलेबस है उसी के अनुसार चलता है। तो आओ साथियों, आज अपने शब्द विचार के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि साथियों अपना जो व्याकरण है उस व्याकरण को कितने अंगों में बांटा गया है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं तो साथियों व्याकरण के कुल जो अंग होते हैं वो कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण का पहला जो अंग होता है, व्याकरण का जो पहला अंग होता है वो कौन सा होता है? वर्ण विचार। पहला अंग कौन सा होता है? वर्ण विचार। व्याकरण का दूसरा अंग कौन सा होता है? शब्द विचार। दूसरा अंग कौन सा साथियों? शब्द विचार। दूसरा अंग कौन सा होता है? शब्द विचार। और तीसरा जो अंग होता है वो साथियों वाक्य विचार होता है। कौन सा होता है? वाक्य विचार। तीसरा अंग कौन सा? वाक्य विचार। तो साथियों अपने वर्ण विचार का अध्ययन कर चुके हैं। आज अपने पहले तो शब्द विचार की रूपरेखा तैयार करेंगे। और ये जो शब्द विचार की रूपरेखा जो हम तैयार कर रहे हैं उस रूपरेखा में से भी बहुत बार 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अपने शब्द विचार को शुरू करने से पहले शब्द विचार की रूपरेखा तैयार करते हैं। शब्द विचार को कितने भागों में बांटा गया है, इसके कौन कौन से अंग होते हैं। तो आओ साथियों शब्द विचार का वर्गीकरण करते हैं। शब्द विचार, शब्द विचार, शब्द विचार, शब्द विचार अपना दूसरा अंग चल रहा है साथियों, शब्द विचार। दूसरा अंग कौन सा चल रहा है? शब्द विचार। पहला तो प्रश्न ये उठता है कि शब्द विचार को कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो साथियों शब्द विचार को 4 भागों में बांटा गया है। शब्द विचार को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले किसके आधार पर है? प्रयोग के आधार पर है। किसके आधार पर है? प्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर साथियों? प्रयोग के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर है? रचना के आधार पर। किसके आधार पर है? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। किसके आधार पर साथियों? रचना के आधार पर। आधार पर। तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। चौथा जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। तो साथियों यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए शब्द विचार को कुल कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो शब्द विचार को कुल कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 4 भागों में। पहला किसके आधार पर है? प्रयोग के आधार पर है। दूसरा किसके आधार पर है? रचना के आधार पर है। तीसरा किसके आधार पर है? उत्पत्ति के आधार पर है। और चौथा वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया साथियों? अर्थ के आधार पर। पहला प्रयोग के आधार पर है, दूसरा रचना के आधार पर है, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर है और चौथा अर्थ के आधार पर है। अब अपने ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो विकारी और दूसरा कौन सा? अविकारी। प्रयोग से तात्पर्य क्या है? प्रयोग से तात्पर्य है कि जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, जब हम व्याकरण में शब्दों का प्रयोग करते हैं,
भाषा के अंतर्गत शब्दों का प्रयोग करते हैं तो शब्दों का प्रयोग करने पर अपनी व्याकरण में दो प्रकार के शब्द सामने आते हैं। कुछ शब्द तो वो होते हैं जिनमें परिवर्तन हो जाता है, जब हम प्रयोग करते हैं, जब हम शब्दों के ऊपर प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो प्रैक्टिकल करने पर शब्द हमारे सामने दो प्रकार के शब्द सामने आते हैं। एक तो वे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है, एक वे शब्द जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी परिवर्तन के आधार पर, इसी प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया साथियों। तो आओ साथियों, प्रयोग के आधार पर देखते हैं अपने शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला भेद कौन सा? विकारी। और दूसरा कौन सा? अविकारी। दूसरा कौन सा? अविकारी। अब यहां से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि विकारी शब्द से तात्पर्य क्या है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि विकारी शब्द से तात्पर्य क्या है। विकारी से अभिप्राय है वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? विकारी। साथियों एक बार फिर से सुनना कि विकारी किसे कहा जाता है। विकारी से अभिप्राय क्या है? विकारी से अभिप्राय है परिवर्तन होना। विकारी से अभिप्राय क्या है साथियों? परिवर्तन होना। विकारी से अभिप्राय क्या है? परिवर्तन होना। अर्थात वे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन किसके आधार पर होता है? लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष। यदि किसी शब्द में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष इनमें से किसी भी आधार पर शब्द में परिवर्तन हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? विकारी कहा जाता है। अविकारी किसे कहा जाता है? वे शब्द ऐसे अभिप्राय क्या होता है? नहीं, वे शब्द जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? अविकारी कहा जाता है। तो साथियों कई बार एग्जाम में सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वे शब्द जिन पर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? अविकारी। साथियों इसको थोड़ा ध्यान से समझना। हर कंपटीशन में ये एक सामान्य प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। प्रश्न आ जाए कि वे शब्द जिन पर लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है, लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है उसे विकारी कहा जाता है। और वे शब्द जिनमें लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? अविकारी। हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। और साथियों एक उदाहरण देखते हैं अपने। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया कि निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? साथियों आपको क्या बताना है? विकारी शब्द बताना है। निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? जैसे मैंने एक शब्द लिखा पहाड़। क्या लिखा? पहाड़। एक शब्द लिख दिया शेर। जैसे एक शब्द लिख दिया बच्चा। और चौथा ऑप्शन दे दिया अपने एग्जाम में, मान लो कि किंतु। क्या दे दिया? किंतु। अब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इन शब्दों में से विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द कौन सा है? कौन सा है? तो साथियों देखो पहाड़, विकारी से अभिप्राय क्या है? वे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है। किसके आधार पर है? लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष इनमें से किसी भी आधार पर यदि शब्द परिवर्तित हो गया तो वो क्या कहलाएगा? विकारी। और यदि लिंग वचन का किसी शब्द पर प्रभाव नहीं पड़ा तो वो क्या कहलाएगा? अविकारी। तो साथियों अपने सीखने की कोशिश करते हैं कि इनमें से विकारी कौन सा है, ऐसा कौन सा शब्द है जिन पर लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है। तो देखते हैं। देखो साथियों पहाड़, ये बताओ कि पहाड़ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द है। पहाड़ शब्द वो क्या है? पुल्लिंग है। तो इस पहाड़ को स्त्रीलिंग करेंगे तो पहाड़ शब्द किस में परिवर्तित हो जाएगा? पहाड़ी में। किस में परिवर्तित हो जाएगा? पहाड़ी। देखो साथियों पहाड़ शब्द में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यदि लिंग के कारण चाहे वचन के कारण, जैसे
पहाड़ी एक वचन है और बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहाड़ियाँ। इसका मतलब ये है साथियों कि जो पहाड़ शब्द है वो लिंग के आधार पर परिवर्तित होता है, वचन के आधार पर परिवर्तन हो रहे हैं, और वे शब्द जिनमें लिंग और वचन के कारण परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, विकारी। तो साथियों पहला जो शब्द वो क्या चीज है, एक विकारी है। पहला शब्द क्या है, विकारी है। पहाड़ शब्द क्या है, विकारी। दूसरा शब्द देखते हैं, विकारी है या फिर अविकारी है, तो शेर शब्द है। साथियों शेर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। शेर शब्द क्या है, पुल्लिंग है। अब देखते हैं कि स्त्रीलिंग के कारण बदलता है कि नहीं बदलता है, तो शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा, शेरनी। शेर का स्त्रीलिंग क्या होगा, शेरनी। अब देखो ये शेर से क्या बन गया, शेरनी। और वे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, विकारी। तो साथियों शेर शब्द भी क्या चीज है, विकारी है। शेर शब्द भी क्या चीज है, विकारी है। अब अगला विकल्प देखते हैं, बच्चा। देखते हैं कि बच्चा विकारी है या नहीं है। तो बच्चा शब्द पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग बनाएंगे तो बच्चा से क्या बन जाएगा, बच्ची। बच्चा से क्या बन जाएगा, बच्ची। तो ये शब्द भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। इस शब्द में भी परिवर्तन हुआ, तो बच्चा शब्द भी क्या है, विकारी है। पहला शब्द है पहाड़, जो शब्द है उसमें भी परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन हुआ तो इसलिए वह क्या है, विकारी है। दूसरा शब्द है शेर। शेर से क्या बन गया, शेरनी। इसमें भी परिवर्तन हुआ, तो परिवर्तन होने के कारण ये शब्द भी क्या कहलाता है, विकारी कहलाता है। तीसरा शब्द है बच्चा। यदि बच्चा को अपने स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या बन जाएगा, बच्ची। बच्चे को, ये जो बच्चा शब्द है ये एक वचन है और बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएंगे, बच्चे। तो लिंग और वचन के कारण यदि शब्दों में परिवर्तन होता है तो इसे क्या कहा जाता है, विकारी। तो पहाड़ शब्द भी विकारी है, शेर शब्द भी विकारी है, और बच्चा शब्द भी क्या है, विकारी है। लेकिन चौथा जो विकल्प है कौन सा, किंतु। ये जो किंतु शब्द है वो किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होगा, न तो लिंग के आधार पर है न ही वचन के आधार पर है। किंतु हमेशा किंतु ही रहेगा। जब हम किसी भी वाक्य में किसी भी शब्द के साथ कहीं पर भी इस किंतु शब्द का प्रयोग करेंगे तो यह शब्द हमेशा अविकारी रहेगा। इसलिए किंतु जो शब्द है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, और परिवर्तन न होने के कारण साथियों किंतु को अपने विकारी कहेंगे या अविकारी, अविकारी कहेंगे। क्या कहेंगे साथियों, अविकारी। एक उदाहरण और लेते हैं, उस उदाहरण से समझने की चेष्टा करते हैं साथियों। जैसे यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं। निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं, निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं, निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं। साथियों आपको बताना क्या है, विकारी शब्द बताना है। बताना क्या है, विकारी शब्द बताना है कि कौन सा शब्द है जो विकारी है। जैसे मैंने ए में लिख दिया, ए में लिखा पंडित, ए में क्या लिख दिया, पंडित लिख दिया। जैसे बै में लिख दिया मैंने ठाकुर, बै में क्या लिख दिया, ठाकुर। सै में मैंने क्या लिख दिया, दादा, सै में क्या लिख दिया, दादा। और दै में लिख दिया सभी, दै में क्या लिख दिया, सभी। तो प्रश्न आ जाए कि निम्न में से विकारी शब्द कौन से हैं। तो अपने पहले ये देखते हैं कि लिंग और वचन के आधार पर कोई शब्द में परिवर्तन होता है या नहीं होता है। जैसे यहां पर मैंने ए में लिखा पंडित, तो साथियों पंडित एक पुल्लिंग शब्द है और स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पंडिताइन। अर्थात पंडित शब्द में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और वे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है वो क्या कहलाता है, विकारी। तो अ विकल्प भी क्या है, विकारी है। अब अपने बैग को देखते हैं, ठाकुर। ये जो ठाकुर शब्द रखा है साथियों स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, पुल्लिंग है। और इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे तो ठाकुर से क्या बन जाएगा, ठकुराइन। तो ये भी परिवर्तित हुआ, इसलिए ये भी क्या है, विकारी है। सह में दे रखा दादा, तो दादा से स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, दादी। अतः हम कह सकते हैं कि ए भी विकारी है, बै विकल्प भी विकारी है, और सह भी क्या है, विकारी है। तो इसलिए कौन सा उत्तर हो जाएगा, सभी। तो साथियों आपकी ये बात समझ में आई होगी
आपके दिमाग में ये बात बैठी होगी कि विकारी किसे कहते हैं और अविकारी किसे कहते हैं। वे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी कहा जाता है, और वे शब्द जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, अविकारी कहा जाता है। एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण अपने और लेते हैं जिससे अपने समझने की चेष्टा करते हैं। प्रश्न आ जाए कि निम्न में से अविकारी शब्द कौन सा है, निम्न में से अविकारी शब्द कौन सा है। तो साथियों आपको क्या बताना है, अविकारी शब्द बताना है। जैसे मैंने ए में एक लिख दिया, जैसे ए में लिख दिया और, ए में क्या लिख दिया और, मैंने ब में लिख दिया, ब में लिख दिया तथा, स में लिख दिया, स में क्योंकि, स में लिख दिया क्योंकि, स में क्या लिख दिया क्योंकि, और द में मैंने लिख दिया सभी। अब आपसे एग्जाम में वर्तमान में इसी प्रकार की से प्रश्न पूछे जाते हैं कि विकारी शब्द कौन सा है और अविकारी कौन सा है। बहुत ही साधारण चीजें हैं साथियों, और ये प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जा रही हैं, हर कंपटीशन में पूछे जा रही हैं, चाहे वो रीट का एग्जाम हो, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, चाहे अपने मुख्यतः व्याख्याता का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उनमें हर बार प्रश्न आता है कि विकारी शब्द कौन सा होता है और अविकारी शब्द कौन सा है। बहुत ही सिंपल है। जैसे साथियों अपने देखते हैं कि और शब्द विकारी है या फिर अविकारी है। पहले ये बताओ साथियों कि और पर लिंग वचन का प्रभाव पड़ सकता है क्या, नहीं पड़ता। और जो शब्द हैं उसको आप कहीं पर भी प्रयोग करो और हमेशा और ही रहेगा। अतः ये जो और शब्द हैं वो क्या है, अविकारी है। अब अपने अगले विकल्प पर जाते हैं कि देखते हैं तथा विकारी है कि नहीं है। तो तथा शब्द है उसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तथा शब्द जो है वो हमेशा तथा ही रहता है, इसलिए ये भी क्या है, अविकारी है। जैसे तीसरा विकल्प है स में क्या दे रखा है, क्योंकि। ये जो क्योंकि शब्द है इसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए क्योंकि भी क्या चीज़ है, अविकारी है। इसलिए साथियों प्रश्न आ जाए कि इनमें से अविकारी शब्द कौन सा है, तो अपना कौन सा विकल्प करेंगे, सभी। तो साथियों आपको ये पता चला होगा कि विकारी और अविकारी शब्द कौन से होते हैं। इसलिए प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर साथियों शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक तो विकारी और दूसरा कौन सा, अविकारी। अब ये जानते हैं, अब अपने ये जानने की कोशिश करते हैं कि अपनी व्याकरण में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनके अंतर्गत विकारी शब्दों का प्रयोग होता है। ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा जाता है कि विकारी शब्दों की संख्या कितनी है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके अंतर्गत विकारी शब्दों का प्रयोग होता है। तो अपने व्याकरण में 4 ऐसे टॉपिक हैं, 4 ऐसे शीर्षक हैं जिनके अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनमें किसी न किसी आधार पर, चाहे वो लिंग के आधार पर है, चाहे वचन के आधार पर है, चाहे काल के आधार पर है या पुरुष के आधार पर है, किसी न किसी आधार पर परिवर्तन अवश्य होता है। तो वो क्या होते हैं, विकारी। तो प्रश्न आ जाए कि विकारी शब्दों की कुल संख्या कितनी है, तो साथियों अपने कितनी करेंगे, 4 करेंगे। विकारी शब्दों की संख्या पूछे तो कितनी करोगे, 4। वो विकारी शब्द कौन कौन से हैं। पहला शब्द होता है साथियों संज्ञा। विकारी शब्दों का पहला भेद कौन सा, संज्ञा। दूसरा कौन सा होता है साथियों, सर्वनाम। दूसरा कौन सा होता है, सर्वनाम। और तीसरा कौन सा साथियों, विशेषण। तीसरा कौन सा, विशेषण। तीसरा कौन सा साथियों, विशेषण। तीसरा कौन सा, विशेषण, विशेषण। और चौथा कौन सा होता है साथियों, क्रिया। यदि एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने हैं, तो आप कितने करोगे, 2। विकारी और दूसरा कौन सा, अविकारी। यदि प्रश्न पूछ लिया जाए कि विकारी शब्द से तात्पर्य क्या है, विकारी से अभिप्राय है परिवर्तन होना। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वे शब्द जिन पर लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है,
और लिंग वचन का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहा जाता है साथियों? विकारी। प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि विकारी शब्दों की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों विकारी शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पहला कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। साथियों विकारी शब्दों की कुल संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सी? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष इनमें से किसी न किसी एक का प्रभाव जरूर पड़ता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? अविकारी। तो इनको क्या कहा जाता है? सॉरी साथियों, विकारी। इनको क्या कहा जाता है? विकारी। अब देखते हैं अविकारी। ऐसे अभिप्राय के हैं? नहीं। विकारी का मतलब होता है परिवर्तन। वे शब्द जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? अविकारी कहा जाता है। अविकारी को अपने अव्यय के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? अव्यय। एक ही बात है साथियों, चाहे आप अविकारी कहो चाहे अव्यय कहो, अव्यय और अविकारी दोनों एक ही नाम है। अब एग्जाम में आ सकता है कि अविकारी शब्दों की संख्या कितनी है? ऐसे कितने शब्द हैं, ऐसे कितने रूप हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, उनकी संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है साथियों। उनकी संख्या भी कितनी होती है? 4। वे कौन से शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो आओ साथियों उनको जानते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? पहला कौन सा होता है? क्रिया विशेषण। पहला कौन सा होता है साथियों? क्रिया विशेषण। पहला कौन सा साथियों? क्रिया विशेषण। दूसरा भेद कौन सा होता है साथियों? संबंध बोधक। कौन सा? संबंध बोधक। दूसरा कौन सा होता है? संबंध बोधक। कौन सा साथियों? संबंध बोधक। तीसरा भेद होता है समुच्चय बोधक। कौन सा होता है साथियों? समुच्चय बोधक। कौन सा? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। और चौथा जो भेद होता है इसका वो कौन सा होता है साथियों? विस्मयादि बोधक। कौन सा? विस्मयादि बोधक। कौन सा? विस्मयादि बोधक। कौन सा साथियों? विस्मयादि बोधक। अब प्रश्न आ जाए कि अविकारी शब्दों की संख्या कितनी है, तो आप कितनी करोगे साथियों? 4 ही करनी है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए अविकारी शब्दों की संख्या कितनी है, तो अविकारी शब्दों की संख्या 4 ही करनी है। कौन कौन सी? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। कई जगह अविकारी शब्दों की संख्या 5 करते हैं, लेकिन हकीकत यह है साथियों कि अविकारी शब्दों की संख्या 5 न होकर कितनी होती है? 4 ही होती है। एक 5वां स्वरूप अपने सामने जरूर आता है, वो कौन सा? निपात। लेकिन साथियों ये जो निपात हैं ये अविकारी के भेदों में नहीं गिना जाता है। भेदों में नहीं गिना जाता है। निपात को अविकारी जरूर मानते हैं, लेकिन निपात को अविकारी के भेदों में नहीं गिना जाता है, उनमें शामिल जरूर किया जाता है। निपात का वर्गीकरण क्रिया विशेषण में कर दिया जाता है, और निपात अपने आगे जब पढ़ेंगे तो निपात का विस्तारित रूप से भी अध्ययन करेंगे कि कौन से शब्द होते हैं निपात होते हैं, निपात किसे कहा जाता है, उनको अलग से भी अध्ययन करेंगे अपने। तो एक बार यहाँ तक पढ़ना। तो साथियों प्रयोग के आधार पर शब्दों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के? 2। पहला कौन सा? विकारी। दूसरा कौन सा? अविकारी। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि वे शब्द जिन पर परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? विकारी कहा जाता है। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन का प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? विकारी कहा जाता है। विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। फिर प्रश्न आ जाए कि वे शब्द जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? अविकारी। अविकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है साथियों?
चार कौन कौन सी क्रिया विशेषण है? संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये चार भेद होती हैं। साथियों, एग्जाम में इन भेदों में से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, और कैसे प्रश्न पूछा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न एक बार ऐसे भी पूछा गया था कि निम्न में से अविकारी हैं, निम्न में से अविकारी हैं, निम्न में से अविकारी हैं। जैसे अ में अपने दे दिया संज्ञा, ब में दे दिया सर्वनाम, जैसे ब में दे दिया सर्वनाम, स में दे दिया विशेषण, स में दे दिया विशेषण, जैसे द में ऑप्शन दे दिया क्रिया विशेषण। इस प्रकार से एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं साथियों क्रिया विशेषण। तो साथियों ब में दे दिया अपने क्रिया विशेषण। तो साथियों संज्ञा विकारी है, सर्वनाम भी विकारी है, विशेषण भी विकारी है, लेकिन क्रिया विशेषण किसके अंतर्गत आता है? अविकारी। जहाँ तक उम्मीद है साथियों, यदि इस प्रकार से प्रश्न आएंगे तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं इतना वादा करता हूँ कि यदि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो आपके व्याकरण में किसी भी प्रकार से गलत नहीं होंगे। बाकायदा आप इनका बढ़िया तरीके से अध्ययन करना। अब देखते हैं रचना के आधार पर एग्जाम में कई बार प्रश्न आ जाता है कि रचना के आधार पर भेद कितने होते हैं। तो साथियों रचना के आधार पर भेद पूछे तो आप कितने करोगे? 3 करोगे। रचना के आधार पर ये 3 भेद कौन कौन से हैं? तो पहला भेद होता है साथियों रूढ़। पहला भेद कौन सा? रूढ़। दूसरा शब्द कौन सा होता है साथियों? यौगिक। दूसरा कौन सा होता है? यौगिक। और तीसरा कौन सा होता है? योगरूढ़। तीसरा कौन सा होता है साथियों? योगरूढ़। अब सीधे ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो साथियों रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला भेद कौन सा? रूढ़। दूसरा कौन सा? यौगिक। और तीसरा कौन सा? योगरूढ़। आओ साथियों एक बार इनको भी समझने का प्रयास करते हैं। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, यौगिक शब्द कौन से होते हैं, और योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है, वे शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है। जिनका क्या होता है? एक ही अर्थ होता है। जिनका एक ही अर्थ होता है, और जो अर्थ भी एक हो और शब्द भी कितना हो? एक हो। यदि सिंगल शब्द है, एक ही शब्द है और एक ही अर्थ प्रकट हो रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? रूढ़। अपने उदाहरण के माध्यम से इनको समझते हैं। उदाहरण के माध्यम से रूढ़ शब्द को समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझने की चेष्टा करते हैं। जैसे वहाँ ये मैंने एक शब्द लिखा जल। अब साथियों पहले तो ये बताओ कि जल में कितने शब्द हैं? 1 है या 2? एक ही है। जल में कुल शब्द कितने हैं? 1 है। और जब तक एक शब्द होगा तब तक अर्थ भी कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। जब तक शब्द 1 है तब तक अर्थ कितना निकलेगा? 1 निकलेगा। और एक ही अर्थ प्रकट हो, एक ही शब्द हो, उसे क्या कहा जाता है साथियों? रूढ़ कहा जाता है। तो जल शब्द रूढ़ है या यौगिक है, तो अपने क्या करेंगे? रूढ़ शब्द। जैसे जल है, जैसे मेज है, जैसे अपने रोटी है, दूध है, पानी है। यदि इस प्रकार के यदि एक ही शब्द का प्रयोग किया जाए, एक ही शब्द का प्रयोग किया जाए, तो साथियों आप कौन सा शब्द करोगे? रूढ़ करेंगे। अपने ध्यान रखना, यदि सिंगल शब्द आ जाए, जैसे पेन, एग्जाम में प्रश्न आ जाए पेन शब्द रूढ़ है, यौगिक है या योगरूढ़ है, तो साथियों आप क्या करोगे? रूढ़ करेंगे। अपने क्या करेंगे? रूढ़ करेंगे। जैसे प्रश्न आ जाए पेड़ रूढ़ है, यौगिक है या योगरूढ़ है, तो पेड़ में अपने रूढ़ करेंगे, यौगिक करेंगे या योगरूढ़ करेंगे? रूढ़ करेंगे। क्यों? जब तक एक ही शब्द होगा तब तक उसका अर्थ कितना निकलेगा? एक ही अर्थ निकलेगा। और जब तक एक ही अर्थ निकलेगा तब तक वो क्या करेगा? रूढ़ कहलाएगा। अब अपने समझते हैं यौगिक और योगरूढ़ में क्या अंतर है। यौगिक और योगरूढ़ में क्या अंतर है साथियों, इनको समझते हैं।
अब पहले तो यौगिक में भी 2 शब्द होते हैं और योगरूढ़ में भी कितने शब्द होते हैं? 2। यौगिक में भी 2 शब्द मिले होते हैं, यौगिक में भी 2 शब्द मिले होते हैं और योगरूढ़ में भी कितने शब्द मिले होते हैं? 2 शब्द मिले होते हैं। फिर दोनों में अंतर क्या है साथियों? देखो, यौगिक में भी 2 शब्द होते हैं और योगरूढ़ में भी शब्द कितने होते हैं? 2 होते हैं। यौगिक और योगरूढ़ दोनों में शब्द कितने होंगे? 2-2 शब्द होंगे। कितने शब्द होंगे? 2-2 शब्द होंगे। फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर साथियों ये है कि यौगिक में 2 ऐसे शब्द होंगे जिनका अर्थ परिवर्तन नहीं होगा। यौगिक में ऐसे 2 शब्द होंगे जिनका अर्थ परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन योगरूढ़ जो है वो ऐसे 2 शब्दों से मिलकर बना होता है जिसका तीसरा अर्थ निकलता है। एक अपने उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा रसोई घर। साथियों, एक शब्द लिखा रसोई घर, एक शब्द मैंने लिखा रसोई घर के अलावा एक शब्द मैंने लिखा दशानन। दशानन, रसोई घर कितने शब्दों से मिलकर बना है साथियों? 2 शब्दों से। एक रसोई शब्द है और दूसरा कौन सा है? घर है। एक रसोई शब्द है और दूसरा कौन सा है? घर है। यहां पर 2 शब्द है। रसोई शब्द में कितने हैं? 2 शब्द हैं। तो ये रूढ़ तो हो ही नहीं सकता। रसोई घर रूढ़ शब्द तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रूढ़ में शब्द कितने होते हैं? 1 शब्द होता है। तो ये रूढ़ तो है नहीं, तो रूढ़ विकल्प को तो आप काट दो, रूढ़ शब्द तो हो ही नहीं सकता। अब पीछे बच गए कि यौगिक है या योगरूढ़ है। तो रसोई घर जब तक तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा तब तक वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा साथियों। अब रसोई घर है, इसका कोई तीसरा अर्थ नहीं है। रसोई का अर्थ रसोई है और घर का अर्थ क्या होता है? घर होता है। अर्थात इस रसोई घर का तीसरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहे हैं और जब तक तीसरा अर्थ प्रकट नहीं होगा तब तक उसको योगरूढ़ नहीं कहेंगे, अपितु क्या कहेंगे? यौगिक। तो साथियों, ये जो रसोई घर है वो यौगिक है या योगरूढ़ है? तो वो शब्द कौन सा है? यौगिक है। अब प्रश्न आ जाए दशानन। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि ये जो दशानन शब्द है ये यौगिक है या योगरूढ़ है? तो साथियों, पहले तो ये देखो कि इसमें शब्द कितने हैं। तो दशानन में कुल शब्द कितने हैं? 2 हैं। 10 प्लस आनन, इसमें शब्द कितने हैं साथियों? 2 हैं। और 2 शब्द हैं तो रूढ़ तो हो ही नहीं सकता। यदि कोई शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने तो वह रूढ़ हो ही नहीं सकता। तो अब पीछे बच गया अपने पास 2 विकल्प है, एक तो यौगिक और दूसरा कौन सा बच गया? योगरूढ़। यौगिक और योगरूढ़ में मैंने अंतर क्या बताया कि यदि 2 ऐसे शब्द आ जाए जिनमें तीसरा अर्थ न निकले तो यौगिक होगा, और यदि तीसरा अर्थ निकल गया, यदि तीसरा अर्थ निकल गया तो वहां पर क्या होगा? योगरूढ़। तो ये साथियों दशानन का जो तीसरा अर्थ है, दशानन का तीसरा अर्थ क्या निकलेगा? रावण। दशानन का तीसरा अर्थ क्या होगा? रावण। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो दशानन शब्द है, दशानन शब्द है वो एक यौगिक शब्द ना होकर वो कौन सा शब्द होगा? योगरूढ़ होगा। ये शब्द कौन सा का? योगरूढ़। अन्य उदाहरणों से समझते हैं साथियों, अपने और प्रयास करते हैं। जैसे वहां पर एग्जाम में प्रश्न आ जाए, जैसे एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि निम्न में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? योगरूढ़ शब्द साथियों आपको क्या बताना है? योगरूढ़ शब्द बताना है। क्या बताना है साथियों? योगरूढ़। जैसे मैंने यहां पर एक शब्द लिखा जलज, मैंने एक शब्द लिख दिया जलज, मैंने एक शब्द लिख दिया वीणा पानी, एक शब्द लिख दिया वीणा पानी, वीणा पानी, और तीसरा शब्द मैंने लिख दिया गजानन। क्या लिख दिया? गजानन। और चौथा विकल्प आ गया जैसे सभी। तो साथियों निम्न में से योगरूढ़ शब्द कौन सा है? तो अपने पहला शब्द देखते हैं योगरूढ़ है या नहीं है। तो पहले ये बताओ साथियों कि जलज कितने शब्दों से मिलकर बने? 2 शब्दों से मिलकर बने। पहला कौन सा? जल,
और दूसरा कौन सा, जय। जल प्लस जय, जय का अर्थ होता है जन्म लेना, जल में जन्म लेने वाला। तो साथियों जल में जन्म कौन लेता है, कमल लेता है। तो जलज का तीसरा अर्थ क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। जलज का तीसरा अर्थ क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। और जिस शब्द का तीसरा अर्थ निकलता है वहां पर शब्द क्या होगा, योग रूढ़। तो साथियों जलज शब्द यौगिक न होकर क्या होगा, योग रूढ़ होगा। आगे वाला शब्द देखते हैं, वीणा पाणी। वीणा पाणी, वीणा पाणी में कुल कितने शब्द हैं, 2 शब्द हैं। एक तो वीणा और दूसरा कौन सा, पाणी। पाणी का अर्थ होता है हाथ, जिसके हाथ में वीणा हो अर्थात क्या हो जाएगा, सरस्वती। तो वीणा पाणी का भी तीसरा अर्थ क्या हो जाएगा, सरस्वती। और जिसका तीसरा अर्थ निकलता है वहां पर शब्द क्या होगा, योग रूढ़। तो साथियों वीणा पाणी जो शब्द है वो भी क्या है, योग रूढ़ शब्द है। तीसरा ऑप्शन है गजानन। गजानन जो है वो कितने शब्दों से मिलकर बने, 2। पहला शब्द कौन सा है, गज, और दूसरा शब्द कौन सा है, आनन। दूसरा शब्द कौन सा साथियों, आनन। गज कहा जाता है हाथी को और आनन कहा जाता है मुख। यानी कि वह व्यक्ति जिसका जो मुख है वो हाथी का है। तो किस ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका मुख हाथी का होता है, तो गणेश जी। तो अपने गजानन का तीसरा अर्थ क्या हो जाएगा, गणेश। गजानन का तीसरा अर्थ क्या हो जाएगा, गणेश। और वे शब्द जिनका तीसरा अर्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है, योग रूढ़। तो साथियों जलज भी योग रूढ़ है, वीणा पाणी भी योग रूढ़ है, और गजानन शब्द है वो भी योग रूढ़ है। अतः तीनों योग रूढ़ है। तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो साथियों आपको ये उदाहरण के माध्यम से ये बात स्पष्ट हुआ है कि यौगिक किसे कहते हैं। यौगिक वे 2 शब्द हैं जिनका कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता है। वे 2 शब्द जिसका तीसरा अर्थ नहीं निकलता है वो क्या होता है, यौगिक। वे शब्द जिनका तीसरा अर्थ निकलता है अपने ये कह सकते हैं कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं, कौन से, पर्यायवाची जो शब्द होते हैं, जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, योग रूढ़। क्यों होते हैं, क्योंकि जो पर्यायवाची शब्द होगा उसका तीसरा अर्थ निकलेगा, और जिनका तीसरा अर्थ निकलेगा उसे क्या कहा जाता है, योग रूढ़ कहा जाता है। उसे साथियों क्या कहा जाता है, योग रूढ़ कहा जाता है। और एक चीज और समझने वाली चीज है साथियों, बढ़िया तरीके से समझना कि जहां पर योग रूढ़ शब्द होता है, एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि जहां पर योग रूढ़ शब्द होते हैं वहां पर समास कौन सा होता है। तो साथियों जहां पर योग रूढ़ शब्द होगा अर्थात जहां पर पर्यायवाची शब्द होंगे वहां पर समास कौन सा होगा। तो साथियों कौन सा होगा, बहुब्री। कौन सा समास होगा, बहुब्री। बहुब्री बहुत कुछ सीखने को मिलता है साथियों अपने। तो यहां तक ये चीज भी आपको स्पष्ट है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला शब्द कौन सा, रूढ़। दूसरा कौन सा साथियों, यौगिक। तीसरा कौन सा, योग रूढ़। एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ये जो शब्द रूप हैं वो किसके आधार पर बांटे गए हैं, तो ये किसके आधार पर है, रचना के आधार पर। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा वर्गीकरण रचना के आधार पर किया गया है। जैसे ए में ऑप्शन दे दिया जाए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जैसे ब में ऑप्शन दे दिया जाए रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो रचना के आधार पर कौन से भेद किए गए हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ये याद रखना साथियों। अब अपने आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो किसके आधार पर साथियों, उत्पत्ति के आधार पर। आओ ये जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया। तो साथियों उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में। कई जगह साथियों 5 भेद भी लिखे हुए हैं, शंकर 5वां भेद किया जा रहा है। लेकिन पीछे जो पीजीटी, टीजीटी जो एग्जाम हुए थे उनमें प्रश्न पूछा गया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पूछे तो साथियों आप कितने करोगे, 4 ही करना। उत्पत्ति के आधार पर यदि शब्दों के भेद पूछे तो आप लोग कितने करोगे, 4 ही करोगे। वो 4 भेद कौन कौन से हैं साथियों, और उनको जानते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पहला भेद कौन सा है, तत्सम। पहला भेद कौन सा साथियों, तत्सम। दूसरा कौन सा साथियों, तद्भव। और तीसरा कौन सा है,
देशज। तीसरा कौन सा? देशज। तीसरा कौन सा? देशज। और चौथा कौन सा है? विदेशी। चौथा कौन सा? विदेशी। 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 तो साथियों पहला वेद कौन सा? तत्सम। तत्सम, तत् का मतलब होता है उसी भाषा से। किस भाषा से? संस्कृत। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से ग्रहण किए गए, हिंदी के वे शब्द, हिंदी के वे शब्द जो किस भाषा से ग्रहण किए गए? संस्कृत। जो संस्कृत भाषा से ग्रहण किए गए उसे क्या कहा जाता है? तत्सम। फिर वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में परिवर्तित हो गए उनको क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है साथियों। उनको क्या कहा जाता है? तद्भव कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण लें, यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा अक्षी। अक्षी जो शब्द है वो क्या है? तत्सम है। और अक्षी को अपने हिंदी में परिवर्तित करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आंख। तो ये जो आंख शब्द वो क्या है साथियों? तद्भव है। इनका जो विस्तारित उल्लेख है, जब हम इनके बारे में अध्ययन, स्पेशल अध्ययन करेंगे तो वहां पर अपने विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे कि तत्सम शब्दों की पहचान क्या होती है, तद्भव शब्दों की पहचान क्या होती है, देशज शब्दों को कैसे याद रखना है, विदेशी शब्दों को याद कैसे रखेंगे, उनका अध्ययन जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो अपने विस्तारित रूप से उल्लेख करेंगे। एक बार अपने केवल इतना ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शब्द विचार को कितने भागों में बांटा गया, शब्द विचार को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा रहा है, केवल उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं साथियों। तो उसके बाद में पांचवा भेद, उपभेद देखने को मिलता है संकर। संकर, इनके बारे में पढ़ेंगे। देशज। देशज शब्द कौन से होते हैं साथियों? देशज। देशज वे शब्द जिनके निश्चित स्रोतों का पता नहीं है, वे शब्द जिनके निश्चित स्रोतों का पता नहीं होता है। निश्चित स्रोत से अभिप्राय क्या है? कि ऐसे शब्द जिनका पता ही नहीं कि ये किस भाषा के शब्द है, कहाँ से निकले हैं। जैसे अपने एक उदाहरण लें कि जो सास है वो बड़बड़ा रही है, यहाँ पर जो बड़बड़ाना शब्द है, कौन सा? बड़बड़ाना। अब हमें पता ही नहीं है कि बड़बड़ाना जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, कि बड़बड़ाना जो शब्द है वो अंग्रेजी का है, चीनी का है, पुर्तगाली का है, हिंदी का है या संस्कृत का है, इसका कोई निश्चित रूप से कोई पता नहीं है। इसलिए बड़बड़ाना शब्द क्या चीज है? देशज है। तो साथियों तत्सम किसे कहा जाता है? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के थे लेकिन उन शब्दों को हिंदी में अपना लिए, उसे क्या कहा जाता है? तत्सम। वे शब्द जो तत्सम से हिंदी में परिवर्तित हो गए उसे क्या कहा जाता है? तद्भव। देशज किसे कहा जाता है? वे शब्द जिनके निश्चित स्रोतों का पता नहीं है उसे क्या कहा जाता है? देशज। विदेशी वे शब्द जो दूसरे देशों की भाषा से बने हुए हैं, जैसे अंग्रेजी हैं, डच हैं, पुर्तगाली हैं, अरबी फारसी हैं, तुर्की हैं, वे जो शब्द हैं उनको किस में रखा गया है? विदेशी शब्दों में रखा गया है साथियों। उसे किस में रखा गया है? विदेशी। तो आओ साथियों अब अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। अब किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। वैसे तो अर्थ के आधार पर दो प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के? दो प्रकार के शब्द देखने को मिलते हैं। एक तो अपना सार्थक शब्द होता है, एक तो कौन सा? सार्थक शब्द होते हैं, और दूसरे कौन से होते हैं? निरर्थक। लेकिन साथियों जो निरर्थक शब्द हैं उनका वर्गीकरण नहीं किया गया है और सार्थक शब्दों को वर्गीकृत किया गया है। आओ तो साथियों अपने ये जानने का प्रयास करते हैं कि सार्थक शब्दों की कुल संख्या कितनी है। एक बार रीट के एग्जाम में सार्थक शब्दों की संख्या भी पूछी गई थी। यदि एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सार्थक शब्दों की संख्या कितनी होती है, तो साथियों सार्थक शब्दों की संख्या पूछे तो आप कितनी करोगे? सार्थक शब्दों की संख्या कितनी करोगे? 9 करोगे। वो सार्थक शब्दों की 9 संख्या कौन कौन सी साथियों? पहला भेद होता है एकार्थक। पहला भेद कौन सा साथियों? एकार्थक। पहला भेद कौन सा? एकार्थक। दूसरा भेद कौन सा होता है साथियों? अनेकार्थक। दूसरा कौन सा? अनेकार्थक। दूसरा कौन सा? अनेकार्थक। तीसरा जो भेद है वो है पर्यायवाची। कौन सा? पर्यायवाची। पर्यायवाची। चौथा जो भेद है वो कौन सा साथियों? विलोम शब्द। कौन सा? विलोम शब्द।
विलोम शब्द को विपरीतार्थक भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? विपरीतार्थक। क्या कहते हैं साथियों? विपरीतार्थक भी कहते हैं। पांचवा जो भेद है साथियों, युग्म शब्द या फिर अपने कहें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। कौन सा? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। कौन सा? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। कौन सा साथियों? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ये साथियों भिन्नार्थक लिखा हुआ है। भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द। और उसके बाद में जैसे लोकोक्ति, 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 मुहावरे, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। और अंतिम जो भेद है वो कौन सा है? ध्वन्यार्थक शब्द, ध्वन्यार्थक शब्द, ध्वन्यार्थक शब्द, ध्वन्यार्थक, ध्वन्यार्थक शब्द। 2 3 4 ध्वन्यार्थक शब्द, ध्वन्यार्थक शब्द है। तो साथियों अपने कुल कितने हो जाते हैं? एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द और ध्वन्यार्थक। कुल कितने हो गए साथियों? 1 नंबर पर एकार्थक, 2 पर अनेकार्थक, 3 पर पर्यायवाची, 4 पर विलोम शब्द, 5 पर समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, 6 पर लोकोक्ति, 7 पर मुहावरे और 8 पर अपने वाक्यांश और ध्वन्यार्थक है। कई जगह साथियों वाक्यांश के स्थान पर है, कई जगह समूहवाचक शब्दों को भी शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? समूहवाचक शब्द या समुदायवाचक शब्दों को भी शामिल किया गया है। तो साथियों एक बार थोड़ा सा अपने रिवाइज कर लेते हैं कि शब्द विचार को कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो शब्द विचार को कुल कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहले किसके आधार पर है? प्रयोग के आधार पर है। दूसरा किसके आधार पर है? रचना के आधार पर है। तीसरा किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर है। चौथा किसके आधार पर है? अपने उत्पत्ति के आधार पर है। प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, एक तो विकारी और दूसरा कौन सा? अविकारी। विकारी शब्दों की संख्या पूछे तो कितने करेंगे साथियों? 4। कौन कौन सी? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्दों की संख्या पूछे तो कितनी करेंगे? 4 करेंगे। कौन कौन सी? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। और यदि रचना के आधार पर पूछें कि रचना के आधार पर शब्दों की कुल संख्या कितनी है तो कितनी करेंगे? 3 करेंगे। कौन कौन सी? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। यदि उत्पत्ति के आधार पर शब्द पूछे तो कितने करेंगे? 4। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। और अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों की संख्या पूछे तो कुल अपने कितनी करेंगे? 9 करेंगे। कौन कौन सी? एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसे समुदायवाचक शब्द भी कह सकते हैं। अपने समुदायवाचक शब्द भी रखा जाता है। और 9वां अंतिम ऑप्शन होता है ध्वन्यार्थक शब्द। तो साथियों आज अपना समय पूरा होता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।